जे मेंस एक दिन का नहीं है वो, उसमें अलग अलग शिफ्ट का होता है पेपर। कभी कभी वो इजी आ जाता है, कभी वो ज्यादा टफ आ जाता है, कभी मॉडरेट लेवल का आता है। तो हमको शायद तीनों प्रैक्टिस करके रखना चाहिए। और अगर जे एडवांस का बात हो तो हमको इजी छोड़ के मॉडरेट और हार्ड हार्ड पेपर प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू जम। तो आज एक और नया पॉडकास्ट लेके आया हूँ। तो खास करके जितने भी जेई एस्पिरेंट है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज हमारे साथ है मिस्टर निशान दास एंड ही इज़ फ्रॉम एनआईटी रायपुर। करंटली ही इज़ परस्यूइंग हिज बीटेक इन माइनिंग इंजीनियरिंग। तो ये जो पॉडकास्ट है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर बने रहना और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऑक्टाजम आने वाले टाइम पे ऐसे और वीडियो ला सके और आपको ग्रोथ एंड सक्सेस में हेल्प कर सके। है एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑक्टाजम। तो आज हमारे साथ है मिस्टर निशान। तो अपन बहुत कुछ इन डेप्थ डिस्कस करने वाले, क्या जेई का प्रिपरेशन था, कैसे कैसे इन्होंने अपना कॉलेज में एनरोलमेंट लिया। तो बहुत कुछ अपने को आज जानने को मिलेगा। तो एक बार निशान आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो अपने ऑडियंस को। Hello everyone, I am Nishan, and it is my great pleasure to be part of this podcast. And currently, I am pursuing my BTech in mining engineering from NIT Raipur. हाँ, इन्होंने जैसे बोला एनआईटी रायपुर से इन्होंने माइनिंग इंजीनियरिंग कर रहे। तो आप एक बार अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बता दो कि आपने कहाँ से अपना +12 जो 11-12 आपने कहाँ से कंप्लीट किया हुआ है, वो आपका होम स्टेट कोटा कहाँ से था, ये सब के बारे में एक बार बता दो। क्या आपका बायोलॉजी भी था क्या 11-12 में? तो वो एक बार वो अपना एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस कर लो आप। जैसे कि मेरा जो है क्लास 10 तक मैं सिलचर में रहा हूँ। वहाँ से मैं अच्छा, अच्छा, है ना। आसाम बोर्ड में वो 10 पास किया हूँ। फिर ठीक है। फिर मैं सोचा कि मुझे जेई करना है। तो मैं कोटा राजस्थान गया जेई के कोचिंग के लिए। हम्म। फिर वहीं पे मैं मेरा 12 भी किया हूँ, 11-12 वहाँ पे मैं सीबीएसई बोर्ड से किया हूँ। अ, और फिर ठीक है। अभी एनआईटी रायपुर में हूँ। अभी वहाँ पे बीटेक तो कर रहा हूँ। सीबीएसई बोर्ड से आप मतलब आपने शेबा बोर्ड से क्लास 10 कंप्लीट करने के बाद सीबीएसई बोर्ड में आपने एनरोलमेंट लिया वहाँ पे, है ना। तो उसके साथ साथ आपने 1 साल का ड्रॉप भी लिया था ना, है ना। हाँ हाँ, एक साल का ड्रॉप भी लिया लिया था। मतलब 12 में हम्म। दिया था जेई, तो एनआईटी नहीं मिल रहा था। मतलब हम्म। यूनिवर्सिटी मिल रहा, तो मुझे लगा कि मुझे और एक बार फाइट राइट। करना चाहिए। तो मैं ड्रॉप लिया। फिर ड्रॉप ईयर में घर में पढ़ा, तो घर में आके अच्छा। थोड़ा पढ़ के आज वहीं पे हूँ, एनआईटी में हूँ। तो जेई का ओवरऑल आपका जो जर्नी था, प्रिपरेशन जर्नी था, वो कैसा था? मतलब क्योंकि जेई अभी भी जेई का सीजन आने को है और लोगों के दिमाग में क्या होता है ना कि जेई के टाइम पे बहुत ही अप्स एंड डाउन आता है, क्योंकि वो 2 साल का प्रिपरेशन जर्नी होता है। खास करके जो लोग मतलब 11 से ही प्रिपरेशन चालू करते हैं उनके जर्नी तो काफ़ी लंबा चलता है। इसके बाद ड्रॉप ईयर में आके उसका भी अलग सा प्रेशर लेवल रहता है कि इस साल मेरे को तो निकालना ही है। तो जेई का ओवरऑल मतलब जर्नी कैसा था आपका? जेई का जर्नी मैं एक शब्द से तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हम्म। जेई जेई का जो जर्नी है बहुत लंबा है। तो मैं शुरू करता हूँ 11 पे। 11 में मैं पहले पहले कोटा गया था। वहाँ पे मैं एलएन में पढ़ा था। तो वहाँ हम्म। वहाँ तुम्हारा मंथली टेस्ट होता है। हाँ। हम्म। और वो पूरा साल होता है, 11-12 पकड़ के। फिर हमको क्या करना पड़ता है कि हमको 1 महीना पढ़ना पड़ता है, जो हमारे हम्म। कोचिंग में पढ़ाया जाता है। फिर हमको टेस्ट देना पड़ता है। फिर हम्म। वहाँ पे एक ऐसा सिनारियो होता है कि तुम्हारा टेस्ट जैसा जा रहा है, तो वैसे तुम आइडिया लगाओगे कि तुम्हारा जेई भी ऐसा जाएगा। और उसी जो टेस्ट होता है ना, उसी से बच्चे लोग आइडिया लगा लेते हैं कि ये जेई में ऐसा होगा वैसा होगा। तो वो जो चीज है ना, हर महीना, तो वो हर राइट। महीना एक बच्चे पे हम्म। प्रेशर डालता है। और वो पूरा वो साल चलता वो जाता मॉक है। टेस्ट इम्पोर्टेंट है ना। हाँ, वही। तो राइट, राइट। ये ये बहुत लंबा ड्यूरेशन है, तो हमको वो मतलब टेस्ट का जो रिजल्ट है उससे उससे मतलब मूड ऑफ नहीं करना है। हमको एक के बाद एक देते जाना है, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करना है।
एक साथ में ज्यादा इम्प्रूव नहीं होता है, छोटा छोटा 10-20 मार्क करके इम्प्रूव करना है, ऐसे करके 2 साल निकालना होता है। और फिर राइट। हेल्थ भी तो अच्छा रखना पड़ता है, बहुत हम्म बड़ा ड्यूरेशन है इसलिए। सही बोला। जैसे कि इन्होंने अभी क्या पॉइंट आउट किया, बोला कि यार जो आपका जो स्कोर है वो एक ही झटके में ऐसे नहीं शूट आउट हो जाएगा कि भाई आपका अभी 100 आ रहा है अगले दिन 200 आ जाएगा, ऐसा नहीं। मतलब एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन करके इम्प्रूवमेंट आपको लाना पड़ता है उसमें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब भी लोग दूसरे सिटी से, है ना, किसी जैसे कि यहाँ से आप आसाम से सीधा राजस्थान में जा रहे हो, कोटा में जा रहे हो, सबसे लोगों को चैलेंज आता है कि यार कोटा में क्या खाने को मिलेगा, कैसा, उसमें क्या चैलेंज है। तो आपको कोई चैलेंज आया वहाँ पे फूड एंड लाइफस्टाइल में सिटी बदलने के बाद? फूड एंड लाइफस्टाइल वो आपका मतलब एकदम डिफरेंट है। यहाँ यहाँ जैसे आसाम हाँ। आसाम के लोग, जैसे कि मैं बंगाली हूँ, तो यहाँ पे लोगों हम्म। का वो चावल वावल का सीन चलता है, चावल लोग ज्यादा खाते हैं। तो उधर जाके मैं एक चीज देखा कि उधर रोटी एकदम राइट। फेमस है, रोटी सब लोग खाते हैं, चावल का एकदम वो नहीं है। फिर खाने का टेस्ट भी थोड़ा अलग है, पानी भी अलग है। वहां जाके और एक होगा, तो बाल गिरना शुरू हो जाएगा। मेरे को, राइट। वो बच्चों सही का एक सही बड़ी बोला। बड़ी। ये तो ये सारे सारे चैलेंजेस हैं। जैसे कि मैं जब पहली बार कोटा गया तो हम लोग के यहाँ पे इतना दही वही लोग नहीं मतलब कंज्यूम करते, तो वहाँ पे हाँ जाने के बाद ना पता चला यार हर चीज़ में आपको कुछ ना कुछ दही एक आइटम है वो फिक्स है। और कोचिंग में भी बोला गया कि यार आपको यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का वेदर ही ऐसा है, आपको दही हुई कंज्यूम करके रखना चाहिए तो आपका हेल्थ वेल्थ ओवरऑल सही रहेगा। तो मेरे को समझ में आ गया है भाई, अगर कोटा में रहना है तो दही कंज्यूम करना है। तो अगले दिन मैंने क्या किया ना, प्लेट में और कुछ नहीं लिया, बस दही लिया। और मेरे को इतना दिक्कत हुआ इसके बाद, एक हफ्ता के बाद मैं मतलब उस मूड में आ गया भाई, अभी मेरे को कोटा का कुछ भी उस सिस्टम में क्या खाना पीना है उसमें फॉर्मेट में आ गया भाई। तो वो इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी जगह पे जाते हो सबसे पहले तो आपको ये चैलेंज आएगा कि वहाँ का फूड हैबिट, वहाँ का लाइफस्टाइल, वहाँ का वेदर। इसके बाद पानी के साथ आपको एडजस्ट करना है, वहाँ का वेदर के साथ एडजस्ट करना है। वहाँ पे ठंड भी होता है, गर्मी भी है, तो बहुत कुछ आपको ऑड इवन समझ के आपको स्टेप लेना है। तो ये आपका क्लासेस कब लगता था, मॉर्निंग को या इवनिंग को? मेरा क्लासेस मॉर्निंग को लगता था, सुबह 9 बजे से शुरू होता था, फिर 1:30 को खत्म हो जाता। ओवरऑल आपने जैसे बोला मॉक मॉक आपने दिया, तो आपको क्या लगता है कि जो मॉक्स एग्ज़ाम होते हैं ना, या कोई भी आपने अगर टेस्ट सीरीज प्रिपरेशन किया, तो जो मॉक और जो रियल एग्ज़ाम में कुछ डिफरेंस होता है कि या मॉक उससे भी टफ होता है, क्या सीन है? देखो, मॉक हर तरीके का हो सकता है। एक मॉक इजी भी हो सकता है, एक मॉडरेट भी हो सकता है, एक डिफिकल्ट भी हो सकता है, और एक सेम भी बोल सकते हो। जैसे कि हमको एग्जाम में जो आएगा, हमको उससे हम्म। वहां पे जाने से पहले हमको पता नहीं होता कि पेपर किस टाइप का रहेगा। जैसे कि जेई मेंस का पेपर है, जेई मेंस एक दिन का नहीं है वो, उसमें अलग अलग शिफ्ट का होता है पेपर। राइट। कभी कभी वो इजी आ जाता है, कभी वो ज्यादा टफ आ जाता है, कभी मॉडरेट लेवल का आता है। तो हमको शायद तीनों प्रैक्टिस करके रखना चाहिए। और अगर जेई एडवांस का बात हो तो हमको इजी छोड़ के मॉडरेट और हार्ड हार्ड पेपर प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। जेई मेंस में तीनों टाइप का सही करना बोला चाहिए, आपने। और एडवांस में मॉडरेट और हार्ड। तो अभी जैसे कि आप एनआईटी रायपुर में हो, तो एनआईटी रायपुर का ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस है? एनआईटी रायपुर में तो सब कुछ मतलब एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हाई था, जाने के टाइम भी, जाने के बाद भी बहुत कुछ अच्छा लगा। और फिर वहाँ के स्पोर्ट्स हम्म। फैसिलिटीज भी बहुत सारे हैं, जो कि मुझे अच्छा लगता है। मेरे को तो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा। फिर हम्म। फैकल्टीज भी अच्छा है, फिर घूमने फिरने का जगह भी बहुत है, और अच्छा है एनआईटी है, मजा स्पोर्ट्स आ में रहा आप है। कौन सा गेम खेलते हो? स्पोर्ट्स में मैं क्रिकेट और कबड्डी खेलता हूँ।
माइनिंग इंजीनियरिंग, जब आपने माइनिंग इंजीनियरिंग ब्रांच चूज़ किया, उस टाइम आपने आपके दिमाग में कुछ 11-12 का जो सब्जेक्ट है उसके प्रेफरेंस में चूज़ किया, या कुछ और लॉजिक लगाया? मतलब कैसे आपने माइनिंग इंजीनियरिंग, कैसे आपने ब्रांच डिसाइड किया कि आपको नहीं इस फील्ड में आप जा सकते हो, आप कर सकते हो, ऐसा कुछ आपने सोच के गया, या मतलब जो आपको मिला उसको आपने प्रेफर किया? जैसे कि जेई के टाइम पे 3 सब्जेक्ट थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और हुँ, मैथ्स। उनमें से राइट। उनमें से हुँ, मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट जो था जेई मेंस के लिए, वो फिजिक्स था। हाँ, हुँ, और सेकंड था ठीक है, केमिस्ट्री और थर्ड में था मैथ्स। लेकिन मेरे को अगर कोई ठीक पूछे है। कि मेरे को कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, तो मैं इसको इसको ऐसे हुँ, लिस्टिंग करूंगा कि पहले फिजिक्स आएगा, फिर मैथ्स आएगा, फिर लास्ट में केमिस्ट्री आएगा। केमिस्ट्री हुँ। मुझे एकदम समझ ही नहीं आता था, मैं पूरा रट के गया था मेंस के टाइम। हाँ, हुँ, तो माइनिंग माइनिंग जो ब्रांच है उसमें मेनली वो फिजिक्स है और मैथ्स का यूजेस आते हैं। केमिस्ट्री का उसमें बस ठीक है। हुँ, वो ओर का पार्ट आता है माइनिंग में, तो वो ओर वोर का थोड़ा जानने के ठीक लिए है, केमिस्ट्री का यूज है, बाकी सारा मैथ्स और फिजिक्स है। तो वही कारण है मैं यही ठीक है। ब्रांच चूज किया इंजीनियरिंग में हूँ। हाँ, सही हाँ, बोला। और मैं सब लोगों को ये कितना इम्पोर्टेंट है निशान, कि आपको जो ब्रांच सिलेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है, कि अगर आपको मान लो आपको कोई सब्जेक्ट अगर पसंद नहीं है और उस रिलेटेड आपने फॉर एग्जांपल मान लो किसी का फिजिक्स सही नहीं जा रहा है और उन्होंने फिजिक्स डिपार्टमेंट से इंजीनियरिंग ले लिया, तो उनको डिफ़िकल्टी हो जाएगा, राइट? तो ये कितना आपको क्या लगता है कितना इम्पोर्टेंट है ये ब्रांच सिलेक्शन? ब्रांच सिलेक्शन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वो डिक्लेयर करता है कि आप आगे क्या कर पाओगे। अगर आपको कोई चीज राइट, अच्छा ही नहीं लगता, तो आप उस पे इंटरेस्ट ही नहीं ले पाओगे बाद में जाके। और आप जो काम करोगे वो राइट, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको समझ नहीं आएगा, आपको आप समझने की कोशिश भी नहीं करना चाहोगे। तो आपका जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जैसे कि फिजिक्स है, क्लास में कुछ समझाया जा हुँ, रहा है तो वो मैं बैठ के समझूंगा। और अगर उसी क्लास राइट, में केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है तो मैं सो राइट, जाऊंगा, मैं तो इंटरेस्ट ही नहीं लूंगा राइट। ना उसी क्लास में। तो आगे जाके सही बोला आ, इन्होंने। हुँ, आगे जाके आपका इंटरेस्ट जो है बहुत मैटर करता है। आप जो फील्ड में काम कर रहे हो वो काम आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, आपको सब्जेक्ट अच्छा लगता है कि नहीं, तो ही पढ़ पाओगे। इसलिए क्योंकि आपको क्योंकि इन्होंने आपका सही लाइकिंग बोला कि लेना अगर चाहिए। इंजीनियरिंग में, राइट, इंजीनियरिंग में, या अगर आप आगे भी अगर हायर स्टडीज़ करते हो, अगर मास्टर्स करते हो या पीएचडी करते हो, या इसी फील्ड में अगर आपको जॉब भी करना है, तो सब्जेक्ट का जो फाउंडेशन है वो बिल्ड होना ज़रूरी है, राइट? तो तभी हाँ, बिल्ड हो पाएगा अगर सब्जेक्ट के साथ आप रिलेट कर पा रहे हो, आप अगर सब्जेक्ट के साथ बैठ पा रहे हो, है ना, सुन पा रहे हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कॉलेज में स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अलावा कुछ और एक्टिविटीज़ आपने जॉइन किया? जिस कॉलेज में तो बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, है ना? कोडिंग क्लब भी चलता है, बहुत कुछ चलता रहता है फर्स्ट ईयर में। हाँ। तो आपने कभी दूसरा कोई एक्टिविटीज़ में जाके देखा क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है? जैसे कि कॉलेज में क्लब्स होता है, तो क्लब्स क्लब्स में डांस हुँ, क्लब भी है, स्पोर्ट्स क्लब भी है, फिर ईसेल भी है, फिर कोडिंग क्लब भी है। जैसे कि मैं हुँ, फर्स्ट ईयर में हूँ, तो वो जो कोडिंग क्लब है और टेक टेक का जो क्लब है उसमें सेकंड ईयर से रिक्रूट होते हैं, फर्स्ट ईयर से हुँ, रिक्रूटमेंट नहीं होता है। तो मैं अच्छा, अभी तक डांस क्लब देखा हूँ, स्पोर्ट्स क्लब देखा हूँ, फिर नृत्यम, फिर हुँ, वो जो अ, वही टेक टेक का कोई भी बहुत क्लब कल्चरल है, कल लेकिन टेक बट नहीं किया हूँ अभी तक। राइट। हाँ, तो कल्चरल इवेंट जैसे कि कोडिंग इवेंट, कल्चरल इवेंट, टेक इवेंट होता रहता है ना? अभी तक हाँ, कुछ वो हुआ होता है अभी रहता कॉलेज में या होने वाला है। एक कोडिंग है इवेंट ना? हुआ, हाल ही में हुआ, लेकिन हुँ, उसमें मैं टेक पार्ट नहीं किया कि अभी तक मैं कोडिंग सीखा ही नहीं हूँ। मैं अभी जस्ट राइट, राइट। फर्स्ट ईयर में हूँ, मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ सीखना। सही है। तो एक चीज़ मैं तो आपको बता दूँगा, है ना, कि यार अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी सारे फर्स्ट ईयर में आप फर्स्ट सेमेस्टर में आप सारे क्लब्स में जा के एक बार देख लो कि क्या-क्या अवेलेबल है ना? हो हाँ, सक ज़रूरी नहीं अभी लास्ट में है ना, सेकंड ईयर तक आते-आते किसी 1 या 2 एक ही क्लब में अगर आप प्रॉपर तरीके से काम करोगे तो ही काफ़ी है ना? तो फर्स्ट ईयर तक पहला सेमेस्टर तक आपको ये पता लग जाना चाहिए कि अच्छा ये चीज़ मैं इसमें मैं काम कर सकता हूँ और इसमें मेरे को काम नहीं हो पाएगा, तो वो चीज़ डिसाइड होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे हाँ, 10 चीज़ रखा है ना, तो 10 में से आपको कुछ एक पकड़ लेना है। और
उसी को लेके पूरा 1-2 साल पूरा काम करना है, तो उसमें आपको आगे का पोस्ट मिलता जाएगा। अच्छा, इसमें आपने बेहतर किया तो आपको और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा। अच्छा, आपका अभी आप जूनियर्स को, आपके जो अपकमिंग जूनियर्स होगा उनको आप सिखाओगे कि कैसे कैसे काम करना है, क्या करना है, कैसे प्रोजेक्ट लीड करना है। तो वो सारी चीज़ आपको बाद में भी एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आप सीवी में भी उसको आप डाल सकते हो, पीओआर में, पोजीशन रेस्पॉन्सिबिलिटी में, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर अभी तो फर्स्ट ईयर में हो, लेकिन आपने कुछ इंटर्नशिप वगैरह का भी आप प्लानिंग कर रहे हो कि आपको जाना है इंटर्नशिप में, या क्या सीन है? इंटर्नशिप इंटर्नशिप सेकंड ईयर से स्टार्ट होगा, लेकिन मैं अभी से हम्म। प्लानिंग कर रहा हूँ। मैं डीएसए करना हम्म। शुरू करूंगा, अभी सेकंड सेमेस्टर से शुरू करूंगा। अभी अभी फर्स्ट सेमेस्टर तो ऐसे ही चला गया, और फर्स्ट राइट। सेमेस्टर का नहीं, एग्जाम भी अभी था, जैसे तो कि ऐसे ही चला गया। जॉब जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो तीन तरह हाँ, के हुए। एक हो गया कोर, कोर हो गया जो आपके माइनिंग के डिपार्टमेंट का है ना। इसके बाद हाँ, टेक जॉब हो गया जो कोडिंग रिलेटेड हो गया। इसके बाद नॉन टेक वाला हो गया। नॉन टेक में बहुत सारे जो टेक रिलेटेड नहीं है, जैसे कि डेटा एनालिस्ट हो गया। इसके बाद आपका एमएल या जो भी है, ये सारे अम, चीज़ आप अगर देख लो, है ना, तो आपको कोर में जाना है या टेक जॉब में जाना है? मेरा जो है इंटरेस्ट है, मेरा टेक में इंटरेस्ट है। हम्म। तो मैं अच्छा। इसीलिए इसीलिए अभी तक सी प्लस प्लस लैंग्वेज स्टार्ट किया था, और अभी डीएसए सही भी है। स्टार्ट करूंगा सेकंड सेमेस्टर से। तो वही प्लान है कि सेकंड सही है। सेमेस्टर में डीएसए कंप्लीट कर लूंगा, और सी हम्म। प्लस प्लस तो थोड़ा बहुत कर लिया हूँ, आगे देखा जाए। मैं आपको बता दूं, लोग 6-6 महीने में तैयारी करके प्लेसमेंट लगा लेते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी एक से अगर तैयारी कर लेते हो तो आप एक आराम से इंटर्नशिप के लिए भी तैयारी कर सकते हो। और सीबी बिल्डिंग के ऊपर अपन आने वाले टाइम पे भी बहुत कुछ अपन डिस्कस करने वाले। तो जैसे कि आपने जोशा होता है, सीसेब होता है, तो आपने कैसे प्रोसेस किया उस एनआईटी रायपुर के लिए? जो सा मैं वही फॉर्म फिल किया, मेरा जो लाइकिंग है, हम्म। जैसे कि आप जो भरोगे ना, तो उसमें आप हम्म। अपना जो ब्रांच भर रहे हो, वो अपना जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो सोच समझ के भरो। हम्म। और फिर आप राइट। लिस्ट चेक करो कि कौन सा एनआईटी टायर 1 है, कौन सा एनआईटी टायर 2 है। ऐसे करके डिफरेंशिएट करो, फिर जाके अपना लिस्ट बनाओ। फिर जाके एक कॉलेज का लिस्ट बनेगा, फिर उसी कॉलेज का सारे ब्रांच का लिस्ट बनेगा। फिर जाके आप अपना जो रैंक आया है, अपना राइट। जो रैंक है, वही रैंक पे प्रीवियस हम्म। ईयर में कितना गया है, उसका जो एबव रैंक है, 5-10 हजार ऊपर, 5-10 हजार नीचे, उस पार्ट को ज्यादा अच्छे से एनालिसिस करो। फिर जाके एक अच्छा सा लिस्ट बनाओ। मतलब राइट। अपना जो रैंक है उसी पार्ट को अच्छे से करना है। अपने से ज्यादा ऊपर सही वाले बोला को भी आपने। नहीं देखना है, और अपने से ज्यादा नीचे वाले को भी नहीं देखना है। और फिर तो ये सेम सेम चीज सीए से भी में भी करना है। अपने अपने रैंक पे पिछले साल राइट। कितना गया है, अ, वही देख के एक लिस्ट बनाना है। वही सेम मैं जोसा में जो किया था वही ये सीए से भी सी मैं से, फॉलो किया हूँ। हाँ, राइट। अ, जो सीसेप और जोशा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्रूशियल पॉइंट रहता है, क्योंकि आप रैंक लेके आ जाते हो। इसके बाद रैंक के बाद ये एक इम्पोर्टेंट आर्म है जिसमें आप कॉलेज में, ब्रांच में सिलेक्ट करते हो कि कौन सा। और इस बार तो हमने पूरा एक स्ट्रीमलाइन करके रख दिया है कि कैसे कैसे उसका वो करना है। और इन्होंने जैसे बोला कि आपको अगर फॉर एग्जांपल आपका रैंक 100 है और आपको 90 वाला कॉलेज भी आपको दिमाग में रखना चाहिए, तो उसका भी हमने पूरा एकदम शॉर्ट लिस्ट करके रख दिया है कि कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो सब अपन धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन जो ओवरऑल है, आपने पूरा ये जर्नी कंप्लीट किया और अभी आप कॉलेज में आ गए। तो कोई, जितने भी लोग अभी जेई के टाइम में, जितने भी जेई एस्पिरेंट है, उनके लिए कोई मतलब आप फाइनल वर्ड देना चाहोगे कि क्या करना चाहिए इस पर्टिकुलर मोमेंट में, कैसे मोटिवेट रहना चाहिए? कोई लास्ट वर्ड आप देना चाहोगे? तो जो लोग पहली बार देने जा रहे हैं, मैं उनको ये बोलूंगा कि आप लोग मॉक टेस्ट अच्छे से दीजिए। और फिर आपने जो 2 साल में जो नोट्स बनाए हैं, उसका एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। क्योंकि मैं अगर अपना बताऊं तो मेरा ये शॉर्ट नोट ही मेरा सिलेक्शन कराया है। अगर मैं शॉर्ट नोट नहीं बनाता तो राइट। मैं आज आज एनआईटी में नहीं होता। मैंने क्या किया था कि मेरा
एक चैप्टर का अगर 20 पेज का नोट्स है, तो मैं उस 20 पेज को छोटा-छोटा करके लिख के एक पेज में कन्वर्ट कर लेता था। वो मेरा शॉर्ट नोट होता था। तो मैं उसी पेज को एकदम दिमाग में छपा लिया था। फिर जाके मुझे पूरा राइट। तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों का कवरेज मिल गया था। और फिर मेरा जो परसेंटाइल आया, जिस परसेंटाइल से मैं एनआईटी में गया, वो जनवरी अटेम्प्ट में ही आया था। तो वही कारण है मेरा, राइट। वही तो करना है। राइट, इन्होंने जो बोला ना शॉर्ट नोट, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। आप अगर तैयारी करना चालू करोगे तब पता चलेगा 200-200 पेज का किताब कॉपी हाँ, बन जा रहा है। तो उसको हाँ, आप कैसे कन्वर्ट करोगे बहुत ही कम लाइन पे, एक एक लाइन पे। और ये क्योंकि आप अगर लॉन्ग नोट नहीं होगा तो उसका शॉर्ट नोट आप नहीं बना पाओगे। ऐसा नहीं है कि पहले से ही किसी का शॉर्ट नोट उठा के पढ़ लोगे तो वो भी काम नहीं चलेगा। नो, वो आपका खुद का नोट होना चाहिए, ये भी फैक्ट है ना? तो बहुत ही सही था। आपसे बात करके अपने को काफ़ी अच्छा लगा। अपन आगे भी डिस्कस करेंगे, जैसे-जैसे अभी अभी तो चालू हुआ है कॉलेज, इसके बाद और भी जानी तय करना है। इसके बाद किसी और दिन पॉडकास्ट में अपन बुलाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू निशान वंस अगेन। थैंक यू। इट्स वेरी माय ग्रेट प्लेजर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। एंड मैं स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग कंसिस्टेंट रहो, हार्ड वर्क करो और हेल्थ ठीक रखो और अच्छे से जेईई दो। राइट। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। बाय। थैंक यू, थैंक यू।